सीधे गॉल ब्लैडर रिमूवल ही किया जाता है या स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं? आजकल डरने की जरूरत नहीं, आजकल हम लोग को मौका ही नहीं मिलता चीड़ फाड़ करने का। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं मिर्च ज्यादा खाई है इसलिए पाइल्स हो गई। सोचो मेरे को पाइल्स हो गया, मैं ठीक भी होगा तो मैं जाके बताऊंगा थोड़ी ना किसी को। पहली बात तो यही नहीं बताऊंगा पाइल्स है। कोई भी मेरे पास ओपीडी में घुस के आता है ना, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तुम तो प्रोटीन पाउडर खाते होगे। बहुत लोग ये सोचते हैं बियर पीने से स्टोन्स निकल जाती हैं। यूरिन से स्टोन को फ्लश आउट होना होता है किडनी। अब लोग 2 बोतल पानी पीने या 2 बोतल बियर पी लेते हैं, उनको डबल मजा आता है। डॉक्टर है ये डिसाइड करता है उसके अल्ट्रासाउंड और उसके सिम्टम्स के हिसाब से कि सर्जरी करने का राइट समय कौन सा है। किसी भी बीमारी के लिए कोई मरीज क्या करता है, पहले कोशिश करता है कि घर पर कुछ अपने आप एहतियात बरते, इधर उधर के नुस्खे आजमाए, ठीक हो जाए। उसके बाद बात आती है दवाओं की। सबसे ज़्यादा जो कोई पेशेंट डरता है वो डरता है सर्जरी से, कि सर्जरी की नौबत ना आ जाए। और उसके बाद डरता है सर्जन से, कि उसके पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब का तो काम है सर्जरी करना, तो वो सर्जरी ही करेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल हैं, जो कि जाने माने सर्जन हैं। डॉक्टर मनीष, क्या ये ज़रूरी है कि सर्जन के पास जब मरीज जाएगा तो उसकी सर्जरी होगी ही? नहीं, सर्जन के पास जाएगा तो सर्जरी होगी ये जरूरी नहीं होता, बट अगर सर्जरी करनी है तो सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा बोल मुमकिन सकते है हैं। कि सर्जन के पास वो जाए और उसे सर्जरी का विकल्प ना दिया जाए? हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, अगर हम 10 पेशेंट्स देखते हैं उसमें 2 ही की सर्जरी होती है, 8 की सर्जरी नहीं होती है। समय पे आने से सर्जरी से बचने का ही तरीका सारा होता है। समय पे सही इलाज हो गया, समय पे सही दवाइयाँ मिल गई या प्रिकॉशंस बता दिए गए, लाइफस्टाइल चेंजेस, इससे काफ़ी हद तक बीमारियां बच जाती हैं। सब में सर्जरी नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके कोई इलाज कुछ है ही नहीं सर्जरी के बिना, और वो पहले से ही आपको है, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, हर्निया है, किडनी में स्टोन है, इन सब का इलाज सर्जरी के बिना है ही नहीं, दवाइयाँ है ही नहीं, और अगर हैं तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो ये पहले तो आपका ये डर दूर हुआ कि सर्जन के पास जाने पर सर्जरी हो ही ये ज़रूरी नहीं है, दवाओं से भी अगर इलाज संभव है तो पहले वही किया जाएगा। गॉल ब्लैडर स्टोन्स की आपने बात की, दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। क्या ये महिलाओं में और पुरुषों में फ़र्क करता है? आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं? हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन्स महिलाओं में कंपैरेटिवली बहुत कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स। यंग फीमेल्स में ज़्यादा, यंग एज में ही यूजुअली डायग्नोसिस हो जाता है, 30s 40s में हो जाता है। और जैसे आपने कहा दिल्ली एनसीआर नहीं, नॉर्थ इंडिया में ही ये बीमारी बहुत कॉमन है। और बहुत सारी स्टडीज करी गई जानने के लिए कि ये बीमारी नॉर्थ इंडिया में इतनी कॉमन क्यों है और हमारे ही देश में साउथ इंडिया में बहुत कम होती है। उसका कोई अभी तक कोई हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है या कारण नहीं है कि हम बोल सके कि इस कारण से ये बीमारी होती है और इसलिए नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती है। महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है? इस गॉल ब्लैडर स्टोन होने का कारण अभी इंसान को नहीं पता है। नहीं पता। हालांकि कुछ समय पहले एक स्टडी हुई थी जो कहती है कि गंगा बेसिन के पास अगर आप रहते हैं, गंगा की बेल्ट के आसपास, तो पथरी होने का चांस ज्यादा होता है। तो क्या पानी से कनेक्शन है गॉल स्टोन्स का? बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में होती है, नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन गंगा के आसपास रहता है, तो इस तरह से, पर स्टडीज में अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो पाया। इसके ही कॉन्ट्रास्टिंग किडनी स्टोन होता है, उसमें हमें पता है क्यों होता है। उसमें पता है कि कुछ खाने की चीजें हैं, इससे होता है, अगर वो आप अवॉइड करोगे तो स्टोन दोबारा फॉर्म नहीं होगा। पर गॉल ब्लैडर स्टोन का अभी तक कोई कॉज नहीं पता है। और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके। गॉल ब्लैडर स्टोन्स में हमने देखा कि लोगों को बहुत देर में जाके कई बार पता चलता है कि स्टोन्स हैं, और अक्सर डॉक्टर शिकायत करते हैं कि आप इतने बड़े स्टोन्स लेकर आ रहे हैं। तो एक मरीज या कौन वो लोग हैं जिन्हें चेक करना चाहिए कि गॉल स्टोन्स हो सकते हैं? देखिए, गॉल स्टोन अगर बहुत पुराने समय से है और आपको तंग नहीं किया है अभी तक, और आपको 10 साल बाद आप डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और उसके कारण उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, दर्द हो रहा है, और फिर वो इलाज ना करवाए, उस केसेस में कॉम्प्लिकेशन होती है। नॉर्मली जब गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट होता है वो कई साल पहले से हो रहा होता है उस स्टोन, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स होते ही नहीं है। और नॉर्मली इसका डायग्नोसिस हेल्थ चेकअप्स के थ्रू होता है, या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होती है तब पता चलता है, या किसी और बीमारी के लिए आपका पेट का अल्ट्रासाउंड हो तब पता चलता है। जिनको पेट में दर्द हो जाता है उनकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है, जिनको कोई तकलीफ नहीं होता है उनका डायग्नोसिस लेट होता है, पर लेट होने से कोई नुकसान नहीं होता।
कोई नुकसान कोई नहीं। नुकसान नहीं होता, अच्छा। एज लॉन्ग एज वो आपको बार बार तंग कर रहा है और आप उसको फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जितनी बार इन्फेक्शन होता है, जितनी बार आपको तकलीफ होती है, उतनी बार वहां पर एडिशंस बनते रहते हैं, सर्जरी डिफिकल्ट होती रहती है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज कि आपको कई सालों से स्टोन था, कभी पता ही नहीं चला आपको, तो कोई नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, तो गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्त की थैली की पथरी। पित्त की थैली। पित्त की थैली में ऐसा हो सकता है कि पथरी सालों साल पड़ी रहे, आपको पता ना हो और कोई नुकसान ना करे। बिल्कुल बिल्कुल हो ओके। सकता है। और बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में कि बड़ी पथरी है जी, तो इसलिए बहुत डेंजरस है, जबकि मेडिकली हम लोग जानते हैं कि छोटी पतली ज्यादा तंग करती है। अच्छा। क्योंकि गॉल ब्लैडर एक छोटा सा बलून जैसा ऑर्गन है जी। उसमें एक छोटा सा स्ट्रॉ जैसा एक पाइप है जो कि इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, उसमें से वो बाइल लिक्विड जाना होता है। अगर छोटे स्टोन हो तो वो वहां से गॉल ब्लैडर से निकल के इंटेस्टाइन में जाने के चांसेस होते हैं। जैसे कि टंकी में बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पानी चलता रहेगा घर में, पर अगर छोटा सा पत्थर है टंकी से निकल के पाइप में आ गया तो पाइप रुक जाएगी, और ये कॉम्प्लिकेशन होती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है पेशेंट के लिए। तब जाके शायद पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। तब तो फिर जॉन्डिस हो जाता है और ये बहुत गंदी सिम्टम्स होते हैं, बहुत डेंजरस सिम्टम्स होते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो या ऐसे कुछ हो, उससे पहले हम स्टोन को गॉल ब्लैडर के साथ निकाल दें। गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ तो एक ही ऑप्शन है सर्जरी? हाँ, गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ तो एक ही ऑप्शन है। इंडिया में लोग बातें करते हैं इस दवाई से ठीक हो जाता है, उस दवाई से ठीक हो जाता है, आज तक हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ। और अगर बाई चांस ऐसी कोई दवाई है या ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिससे ये ठीक हो गए, और वो उसको सीधा नोबेल प्राइज मिलेगा क्योंकि सबसे कॉमन सर्जरी है। अगर ये सर्जरी से बच पाए इंसान तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सीधे गॉल ब्लैडर रिमूवल ही किया जाता है या स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं? गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन में सबसे बड़ा फर्क यही है जी। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो हम गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं, किडनी में स्टोन होता है हम किडनी कभी रिमूव नहीं करते, हम किडनी का स्टोन रिमूव करते हैं। जबकि किडनी दो हैं, एक रिमूव कर दो तब भी चलेगा, गॉल ब्लैडर एक ही है। पर गॉल ब्लैडर में स्टोन को हम मानते हैं जिसको स्टोन हुआ है उसका गॉल ब्लैडर खराब हो गया है, इसलिए स्टोन हो रहा है। ओके। तो अगर हम स्टोन निकालेंगे तो खराब गॉल ब्लैडर आपको ज्यादा तंग करेगा। कई बार छोटा स्टोन होता है अपने आप निकल जाता है, जैसे मैंने बताया, तब भी हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं। गॉल ब्लैडर की सर्जरी के विकल्प ऑप्शंस क्या क्या हैं और कैसे आप चूज करते हैं कि किसके लिए कौन सी सर्जरी सही रहेगी? जैसे आपने शुरू में कहा सर्जन के पास आने से लोग डरते हैं, आजकल डरने की जरूरत नहीं, आजकल हम लोग को मौका ही नहीं मिलता चीर फाड़ करने की। आजकल ये अच्छी बात है। की होल सर्जरी होती है, स्टोन होता है 1.5 सेंटीमीटर का, छेद होता है 1 सेंटीमीटर का मैक्सिमम, और उसी 1 सेंटीमीटर के छेद से हम गॉल ब्लैडर और स्टोन को निकालते हैं। कैसे 1 सेंटीमीटर? तो ये टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स को इंजीनियर्स ने दी है टेक्नोलॉजी। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है, उसमें छोटे छोटे छेद के थ्रू इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं, 3-4 छेद होते हैं, और उनमें से एक छेद हमारी आंख की तरह काम करता है जिसमें कैमरा लगा होता है, बाकी 2 छेद या 3 छेद आपके हाथ की तरह काम करते हैं। इसमें हम सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को डिसेक्ट करके उसको, हमारे पास इक्विपमेंट्स है जिससे हम स्टोन को क्रश कर दें और उस छोटे से छेद से ही सक आउट कर लें। और उसके आगे जो अब टेक्नोलॉजी आई है, अब क्या, तो बहुत समय से है, स्टिचेस भी नहीं लगते स्किन में। अच्छा। पहले स्टिचेस, आप स्टिच की जगह स्किन ग्लू लगाते हैं। स्किन ग्लू लगाते हैं? हाँ, तो गॉल ब्लैडर सर्जरी अब हम लोग कर रहे हैं मैक्स में, जैसे सुबह करके शाम को घर भेजते हैं, स्किन ग्लू लगता है, अगले दिन से नहाना अलाउड होता है। लैप्रोस्कोपी से ही करते हैं जब स्किन ग्लू से? स्किन मतलब स्किन जो कटता है, जिससे छेद होता है, वो स्किन कट गया जी। नॉर्मली इसको छेद को जोड़ने के लिए स्टिच लगता था, हाँ। अब उसमें जैसे फेविकॉल जैसा पास करके ग्लू लगा दिया, चिपक जाता है। ओके। इतने अच्छे स्किन ग्लू आ गए, इसकी स्ट्रेंथ स्टिचेस जितनी होती है, ओके। और क्योंकि छेद छोटे होते हैं इसलिए उसमें काम कर जाता है, तो स्टिचिंग बोल का भी झंझट खत्म हो गया। गॉल ब्लैडर जब रिमूव कर दिया जाता है, क्या पेशेंट को उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है या उसे कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं? सबसे बड़ा गलत नोशन यही है लोगों को कि खाने पीने में तकलीफ हो जाएगी और उसके बाद आप फैटी चीज नहीं खा सकते, तला भुना नहीं खा सकते, बल्कि इससे एकदम उल्टा है। अच्छा। जिसका हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर रहे हैं, हम ऐसी तो किसी का रिमूव नहीं कर रहे, जिसका खराब हो गया उसी का कर रहे हैं। बिल्कुल। तो खराब गॉल ब्लैडर से अच्छा है कि गॉल ब्लैडर ना रहे। अच्छा। वो इंसान पहले ही बिना गॉल ब्लैडर के है, क्योंकि वो डिफंक्ट है। गॉल ब्लैडर का जो काम है वो तो हो ही नहीं रहा, वो गलत काम कर रहा है। तो बिना गॉल ब्लैडर की रहने की तो उसको पहले से ही आदत है। अब जो खराब काम है वो करना हो जाए, इसलिए उसकी तबीयत अच्छी हो जाती है सर्जरी के बाद।
ओके। तो सर्जरी के बाद हम उसको नहीं बोलते कि तला भुना नहीं खा सकते, उसको गैस्ट्राइटिस, अफारा, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है एब्डोमिनल, ये सब बल्कि कम हो जाती है सर्जरी के बाद। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि शॉर्ट मील्स खाइए, थोड़ा-थोड़ा खाइए, तला भुना नहीं खाइए, डाइजेशन इश्यूज़ होंगे, हम बाइल जूसेस नहीं है? सर्जरी से पहले ये सब एडवाइस करते हैं, हुँ, सर्जरी के बाद हम एडवाइस नहीं करते ये। सर्जरी के बाद हम 15-20 दिन के लिए बोलते हैं स्मॉल मल्टीपल मील्स लेने के लिए इंस्टेड ऑफ लार्ज मील्स, हुँ, जब तक बॉडी इस नए सिचुएशन से एडजस्ट कर रही होती है। हुँ, उसके बाद कोई भी हमारे किसी इंस्ट्रक्शन में नहीं होता खाने पीने के बारे में। हेल्दी डाइट वो तो अलग बात है, हम हर किसी को बोलते हैं हम हुँ, अच्छा खाना, हुँ, हेल्दी खाना खाइए, तला भुना कम खाइए, हुँ, समय पे खाइए, वो अलग बात होगी। हुँ, बट बिकॉज गॉल ब्लैडर निकाल दिया ऐसा नहीं है। हुँ। फिर भी आप सुनेंगे काफी लोगों से जिनकी सर्जरी हुई है, ये तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ किसी को भी हो सकती है, नॉट बिकॉज गॉल ब्लैडर निकाल दिया है। तो डाइजेशन इश्यूज़ तो का गॉल डाइजेशन ब्लैडर इश्यू रिमूवल से लेना-देना नहीं है? सर्जरी के से नहीं है, ओके। गॉल ब्लैडर के से है। हुँ, तो गॉल ब्लैडर जब सर्जरी से पहले सारे डाइजेशन के इश्यूज कॉज करता है। हुँ। जब स्टोन होता है तब सारे इश्यूज होते हैं। जब एक हेल्दी गॉल ब्लैडर होता है, तो क्या उसमें बाइल जूसेस बनते हैं, जो सीक्रीट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं? ऐसा हम सुनते हैं। बिल्कुल। जब ये नहीं होता, तो क्या प्रॉब्लम सो होगी? सो देखिए ना, गॉल ब्लैडर मैंने जैसे बताया एक बलून जैसी चीज है, हुँ, गुब्बारे जैसी चीज। हुँ, वो पिचका हुआ एकदम पतला सा, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। हुँ। लेवर में बाइल बनता है, जी। लेवर से बाइल बन के गॉल ब्लैडर स्टोर हाउस होता है, टंकी होती है। हुँ, तो बाइल आता है, गुब्बारा फूलता रहता है। हुँ, और जब आदमी कुछ खाना खाता है, जब हुँ, खाना उसके पेट में पहुंचता है, तो वो गुब्बारा, शरीर दिमाग बोलता है खाना आ गया, हार्मोनल सिग्नल, तो गुब्बारा पिचकता है। हुँ, जब वो पिचकता है तो ये बाइल पेट में आता है हुँ, और ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। हुँ, अगर ये चलता रहे सबसे अच्छा रहता है, हुँ, कोई डाइजेशन इश्यूज नहीं होते, सब कुछ ठीक रहता है। हुँ, जब किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, हुँ, तो वो गॉल ब्लैडर खाना आने पे पिचकने की जगह कभी भी पिचक जाता है, और वो बाइल हुँ, कभी भी स्टमक में आ जाता है, हुँ। या जब आना चाहिए तब नहीं आता है। यानी जब तो स्टोन सारे हो गए, इश्यूज हो जाते हैं। जब स्टोन हो गए, तब तो गॉल ब्लैडर का रोल वैसे ही हाँ, बेकार हो गया। अब हम पेशेंट को कैसे समझाते हैं, ले मैन लैंग्वेज में ऐसे समझाते हैं कि देखो जी, चलता पानी है, हुँ, काई नहीं जमती, हुँ, पत्थर नहीं जमता। हुँ, तो अगर लिवर से गॉल ब्लैडर में बाइल आएगा और वहां से स्टमक में जाएगा, तो कोई स्टोन नहीं बनेगा। हुँ, पर जब बाइल गॉल ब्लैडर में आके पड़ा रहेगा, हुँ। स्टोर होके वहीं पर पड़ा रहेगा, समय पे जाएगा नहीं, तब उसके मिनरल्स सेडिमेंट करेंगे और वो स्टोन बनेंगे। और हमें ये पता नहीं है कि गॉल स्टोन्स बनते क्यों हैं, तो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, तो उसे रिमूवल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक और चीज़ क्लियर की कि चीर-फाड़ नहीं होती है। आप सेम डे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन वापस काम पर जा सकते हैं। ये तो गॉल स्टोन्स की बात हो गई डॉक्टर साहब। रोबोटिक सर्जरी भी अब बहुत ज़्यादा चलन में है। क्या वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए की जाती है? रोबोटिक सर्जरी कोई अलग सर्जरी नहीं होती, जी, ये अलग टेक्नोलॉजी है। जी। सर्जरी गॉल ब्लैडर की सौयों साल से सेम होती है। हुँ, पहले हम सर्जरी करने के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी, हम कट करते थे स्किन में, अपने दोनों हाथ अंदर डाल के उसको काट के निकालते थे, हुँ, तो बड़ा सा कट लगता था। हुँ, फिर जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो हमें ये कट करने की जरूरत कम हो गई। हुँ, तो हम छोटे छोटे छेद से अंदर जाके कैमरे से मॉनिटर में देख के सर्जरी करते हैं। हुँ, अब उसके बाद जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सर्जरी वही की वही है। वैसे ही छोटे छेद होते हैं, हुँ, पर कैमरे का क्वालिटी बढ़ गया। हुँ, आप जो इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हो नॉर्मल सर्जरी में, लैब आप अपने हाथ से पकड़ते हो उनको, हुँ। रोबोटिक सर्जरी में अपने हाथ से ना पकड़ के रोबोट उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ता है, और ओके, रोबोट को आप बैठ के कंट्रोल करते हो। ओके। तो फर्क क्या हुआ, जब आप अपने हाथ से किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हो, तो जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, हुँ, अब मुझे और घुमाने की जरूरत है, तो मैं हुँ, नहीं घुमा सकता। हुँ, अब मुझे छोड़ के दोबारा से पकड़ना पड़ेगा हुँ, 360 घुमाने के लिए। हुँ, पर जब रोबोट ने पकड़ा, वो घूम सकता है 360 डिग्री। हुँ, अब ओके। मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मैं आधे घंटे ऐसे ही पकड़ा हुआ, तो मेरा हाथ क्रैम्प कर जाएगा, हुँ, मेरे को रेस्ट करना हुँ, पड़ेगा। या रोबोट को 4 घंटे पकड़ा के छोड़ दो। हुँ। तो रोबोट हमारे सर्जिकल स्किल्स को हेल्प कर रहा है। पर जो मरीज़ है, उसको लगता है कि डॉक्टर का हाथ है तो ठीक है, रोबोट के हाथ पे भरोसा नहीं है उसको। आप हाँ, कैसे देखते हैं इसे? तो रोबोट का हाथ नहीं होता है, रोबोट का हाथ डॉक्टर के हाथ में ही होता है। अच्छा। तो रोबोट को डॉक्टर ही संभालता है। जी। ये डर है कि कभी रोबोट अपने आप काम करने लग जाए तो क्या हुँ, होगा। अब ये होप करें कभी ना हो, मूवीज में देखते होते हुए। हुँ। एक आध मैल फंक्शन की किस्से ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं। हाँ, तो मैं देखिए, अगर रोबोट ने अगर मैल फंक्शन किया हुँ, तो रिपोर्ट होगा। हुँ,
अगर एक ड्राइवरलेस कार ने कोई मैल फंक्शन किया तो रिपोर्ट होगी, पर जब नॉर्मल ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो 50 मारता है, वो तो रिपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल। और आदमी तो फिर भी मरता है। साइंस फिक्शन में ज्यादा देखते हैं कि रोबोट जो है वो मॉन्स्टर बन गया। मेडिकल अभी साइंस तक में नहीं, ऐसा अभी नहीं तक नहीं है। पर अभी रोबोटिक सर्जरी में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है और बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी वो इनिशियल स्टेजेस में है, रोज के रोज हर साल हम देखते हैं इट इज मेकिंग आवर जॉब वेरी इजी। ओके, मरीज के लिए भी जाहिर है फायदेमंद हमारे लिए आसान है, मतलब क्या हुआ, मरीज के लिए आसान हुआ ना। हम आराम से कर पाएंगे तो रिजल्ट तो मरीज को ही, हमारी डिफिकल्टी मरीज पे रिफ्लेक्ट करेगी। चलिए, पहले तो मरीज को भरोसा नहीं है रोबोटिक सर्जरी को, उसे लगता है डॉक्टर साहब ही होने चाहिए, चाहे वो कंट्रोल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उनका, उनको होना चाहिए। उल्टा है एकदम। पेशेंट आता है सीधा बोलते हुए कि मुझे लेजर सर्जरी करवानी है, मुझे रोबोटिक सर्जरी करवानी है। अच्छा, उल्टा है एकदम। हम बोलते हैं जैसे कई सर्जरी से गॉल ब्लैडर में रोबोट का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, एडवांटेज नहीं मिलता, कॉस्ट बेनिफिट नहीं, हमने पैसे बहुत खर्च कर दिया, हमें 5-7% का फायदा हुआ जी। हम उसको समझाते हैं कि फायदा नहीं है, पर उसको लगता है उसके पास पैसे तो है और वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, तो वो बोलता है जी मेरी लेजर से कर दो, जी हमारा रोबोट से कर दो। तो वी हैव टू टेक द राइट कॉल कि उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किया आपने है। बहुत सारे मरीजों की दुखती रग छेड़ी है, रोबोटिक सर्जरी इतनी महंगी क्यों है? हाँ, मार्केट है, बिजनेस है, क्योंकि इक्विपमेंट बनाने वालों ने ऐसा बनाया है इक्विपमेंट कि एक बार यूज करने उसको फेंकना पड़ेगा। अच्छा, तो डिस्पोजेबल हैंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डिस्पोजेबल है, या उसका लिमिट कर दिया कि 10 के बाद आपको फेंकना पड़ेगा, पहले आप स्टरलाइज कर सकते हैं। तो उसलिए दे हैव अपना, मतलब रोबोट जो बना रहे हैं वो अभी इस स्टेज में है कि उनकी मोनोपोली है, तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे कंट्रोल करते हैं और सब कुछ ऑनलाइन है, आपके हाथ में नहीं है। अगर वो रोबोट कंपनी अमेरिका में है या चाइना में है या रशिया में है, वो वहीं से बैठे हम आपका रोबोट बंद कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपने इंस्ट्रूमेंट अच्छे से यूज करके दोबारा फिट कर दिया, कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता। सो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए चार्जेस ज्यादा है मरीज के लिए। और ये समय के साथ जैसे जैसे पेटेंट खत्म होंगे, ये सब खत्म होंगे, सब कम हो जाएगा और ज्यादा कंपनीज आएंगी। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि डिस्पोजेबल है, तो फायदा ये है इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना कम है। बिल्कुल। आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह की सर्जरीज आज की तारीख में ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, मैं जनरल सर्जन हूँ, जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन हूँ। तो हमारे पास ज्यादातर सर्जरी आती है एब्डोमेन से रिलेटेड, जैसे गॉल ब्लैडर है, हर्निया है, स्टोन्स की सर्जरी है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इस तरह की है। दूसरी जो सबसे कॉमन चीजें आती है जिसपे हम लोग नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, नॉर्मली घर में बैठे हुए, वो है पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। आज के दिन सबसे ज्यादा मरीज इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस बीमारी के, और ये कोई रीजन रिलेटेड नहीं है, ये कोई डिजीज, मतलब फूड हैबिट रिलेटेड नहीं है। यूएस में भी है, इंडिया में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, और सबसे ज्यादा पेशेंट को तंग भी करती है। पर उत्तर भारत में कहा जाता है मिर्च मसाले ज्यादा खाते हो इसलिए पाइल्स हो गया। अमेरिका में बहुत ज्यादा है, वो तो खाते ही नहीं मिर्च मसाला। तो ये तो गलत ये बात नहीं है। वहां पर रीजन है कि कॉन्स्टिपेशन होता है इसलिए हो जाता है, वहां फाइबर्स कम खाते हैं इसलिए हो जाता है। यहाँ पर भी हम मिर्च मसाले से कभी पाइल्स को रिलेट नहीं करते मेडिकली। मेडिकली हम इसको कॉन्स्टिपेशन से या फाइबर से रिलेट करते हैं, पर ये नोशन है इंडिया में कि मिर्च मसाले से होता है। अगेन, हम जैसे गॉल ब्लैडर में हम खाने के बाद खाने पीने को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम पाइल्स की सर्जरी का किसी को नहीं बोलते कि मिर्च मसाला नहीं खाना है, बल्कि हम ये बोलते हैं तुम्हें जो सूट नहीं कर रहा वो नहीं खाना है। ओके। किसी को अदरक सूट नहीं कर रहा होता, किसी को दूध सूट नहीं कर रहा होता, किसी को चाय सूट नहीं कर रही होती है, हम मिर्च मसाला बंद कर दें, उसको दूध ही सूट नहीं कर रहा। तो हम बोलते हैं तुम नोट करो, तुम्हें जिस दिन तकलीफ हुई उससे पहले दिन क्या नई चीज खाई थी, फिर जब तकलीफ ना हो वो चीज दोबारा खाओ, फिर तकलीफ हो गई मतलब ये तुम्हारे डाइट से बाहर है। सर्जरी, नो सर्जरी, पाइल्स, नो पाइल्स। तो मिर्च मसाले का कोई ऐसा सीधा कनेक्शन नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं मिर्च ज्यादा खाई है इसलिए पाइल्स हो गई। इलाज क्या है पाइल्स का? हिंदुस्तान में तो देसी इलाज बहुत है वैसे पाइल्स के। हाँ, देखिए, हिंदुस्तान में मैं मैक्स हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मेरे पास एक भी पेशेंट ऐसा नहीं आता जो मेरे पास डायरेक्टली पाइल्स के लिए आता है। वो कहीं ना कहीं कोई ना, सबसे पहले तो घर पे ट्रीटमेंट चलता है, और वो भी लॉजिकल है, घर पे चलना चाहिए। सब लोग ईसबगोल वगैरह खाते हैं, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उससे ठीक नहीं होता तो होम्योपैथी, आयुर्वेदी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहले एलोपैथिक मेडिसिन में पाइल्स का ट्रीटमेंट सर्जरी थी, जो बहुत ट्रबलसम सर्जरी थी। तो जो भी वो सर्जरी करवाता था वो अपने पूरे मोहल्ले में बता देता था किसी को सर्जरी ना करवाना भाई। अभी भी लोग पाइल्स की सर्जरी से डरते हैं।
इस कारण से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स हैज गॉन इनटू डिसरिप्यूट। तो आयुर्वेदिक कर लेंगे, होम्योपैथिक कर लेंगे, उसमें दवाइयाँ देंगे, ठीक होगा नहीं होगा, पर फिर भी सर्जरी से डर वैसे ही लगता है। प्लस सुन लेते हैं कि बिस्तर पे पड़ गए जी, महीने भर तक बिस्तर से उठ नहीं पाए और ये हो रहा है वो। बट लास्ट 15-20 साल में पाइल्स की सर्जरी में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो बहुत ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके। एलोपैथिक मेडिसिन नहीं यूज करते आजकल, हम लोग मॉडर्न मेडिसिन यूज करते हैं। अब क्योंकि कैसे होता मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग सब तरह के मेडिसिन की जो एडवांटेज को चुरा लेते हैं। ओके। अब सार सूत्र है आपके आयुर्वेदिक में, किसी में कुछ है, किसी में ये सब बोले, तो हम सब चीज को चुराते हैं और उसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर देते हैं कि क्यों अच्छा है, और फिर उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन है। क्या पाइल्स का जो पेशेंट है वो बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है? 90% पाइल्स के पेशेंट बिना सर्जरी के ठीक होते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा बिना सर्जरी के, बिना सर्जरी से मतलब नहीं है कि सिर्फ दवाइयों से। बिना सर्जरी का मतलब है बिना ऑपरेशन के। कई सारी प्रोसीजर्स आ गए आजकल, जैसे इंफ्रारेड कोआगुलेशन है, 5 मिनट लगता है, कोई सर्जरी नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं, ओपीडी में आता है, उसमें रेस से हम ब्लड वेसल्स को कर देते हैं। स्क्लेरोथेरेपी है, बैंडिंग है, लेजर है, बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए जिसमें कोई भी सर्जरी नहीं होती है और पेशेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्या ये प्रोसीजर डे केयर में किए जा सकते हैं या इसमें ये डे केयर में भी नहीं, ये तो ओपीडी में होते हैं। दे आर प्रोमोटेड लाइक, जैसे मेरा जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है वो उसको प्रमोट करता है एज ऑफिस प्रोसीजर, कि आप लंच टाइम में आओ, करवा के ऑफिस में वापस जाओ। अच्छा, इतना आसान हो गया है। So, इस भी लोग पाइल्स की, ये मोहल्ले की कहानी अभी तक चल रही है। तो अब धीरे धीरे करके जब जो कोई ठीक होता है, अब सोचो मेरे को पाइल्स हो गया, मैं ठीक भी होगा तो मैं जाके बताऊंगा थोड़ी ना किसी को। पहली बात तो यही नहीं बताऊंगा पाइल्स है कि पाइल्स है, ठीक हो गया ये भी। सो जब तक ये घर वालों को ही पता होता है, अब गवर्नमेंट में स्टोर होता है, सबको बताते हैं, सब मिलने भी आते हैं। पाइल्स वाले से कोई ना मिलने आता, ना कोई किसी को बताता। एक ब्लडलेस पाइल्स होती हैं, एक ब्लड वाली पाइल्स, क्या ये अलग अलग हैं? असल में ना एक ले मैन के लिए स्टूल पैसेज में कोई भी तकलीफ को पाइल्स बोलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। वहां पर बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, फिशर होता है, फिस्चुला होता है, पाइल्स होता है। तो ये सब अलग अलग बीमारियां हैं जिसको हम लोग मेडिकल, जिसको आप ब्लडलेस पाइल्स, मॉडर्न मेडिसिन पाइल्स को ब्लडलेस को पाइल्स मानता ही नहीं है। ओके। हमारे लिए पाइल्स का मतलब है खून आना। पेन होना अलग बीमारी होती है, उसको हम फिशर बोलते हैं। डिस्चार्ज या पस आना वो अलग बीमारी होती है, उसको हम फिस्चुला बोलते हैं। और इन सबका एकदम अलग अलग इलाज है। ओके। एकदम अलग इलाज है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। बट पेशेंट हमारे पास पाइल्स बोल के ही आता है। सर्जरी कर दो, सर्जरी के बाद महीने भर बाद भी आएगा दिखाने के लिए ना, उसकी जब फिशर की सर्जरी हुई, लिखा हुआ है डिस्चार्ज में सब कुछ, तभी बोलता है जी आपने पाइल्स की सर्जरी की थी। क्योंकि वो इतना कॉमन टर्म है और सब उससे रिलेट करते हैं और सब वही बोलते हैं। बट पाइल्स में 2 तरह की प्रॉब्लम होती है, एक ब्लीडिंग की होती है और एक पेन की होती है। जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है वो बहुत नेग्लेक्ट करते हैं इंडिया में। अच्छा। क्योंकि पेनलेस ब्लीडिंग होती है, तो कोई तकलीफ नहीं होती है, ब्लड देख के डर लगता है, पर शर्म के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे लोग ऑइंटमेंट, तेल, वो सब कुछ करते हैं, वो ऑनलाइन मंगाते हैं, कोई यहाँ गारंटी देता है, कोई वहाँ वारंटी देता है, वो सब कुछ ट्राई करते हैं, पर क्योंकि तकलीफ नहीं हो रही होती है और लो हीमोग्लोबिन का इफेक्ट तब तक शरीर को नहीं पता, 5, 6, 7 तक हीमोग्लोबिन ना पहुंच जाए, तब तक कोई नुकसान नहीं होता, तो आदमी उसको झेलता रहता है, बहुत लेट आता है। दूसरी बीमारी होती है पेन वाली, जिसको हम फिशर बोलते हैं, उसमें आदमी अर्ली आ जाता है, क्योंकि वो पेन से परेशान, क्योंकि पेन से वो तंग आ जाता है, और उसमें अगर समय पे दवाइयां दे दी जाए तो उसके ठीक हो जाता है, वो पूरी तरह रिकवर हो जाता है। पूरी तरह रिकवर हो जाता है। जिनका ठीक से, जिनका बार बार होता रहता है, फिर उनकी हम सर्जरी करते हैं, और उस सर्जरी की तो 100% रिजल्ट है। क्या कुछ मोटे तौर पे कारण गिनाए जा सकते हैं क्यों होती हैं पाइल्स? पाइल्स का तो आपके उसके कारण आपके लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, आपके फूड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। लाइफस्टाइल से क्या, इरेगुलर बाउल हैबिट्स, आजकल नाइट ड्यूटीज चल रही होती है, शिफ्ट ड्यूटीज, स्टूल करने का कोई समय ही नहीं है, इतना बिजी है यंग लोग की टाइम ही नहीं है, शरीर को ये पता ही नहीं है कि स्टूल करने का कब टाइम हुआ, क्योंकि कभी सुबह 8 बजे तो वो फ्री होता है, कभी 8 बजे इतना बिजी होता है कि शरीर बोलता है पास करना है, पर वो टाइम नहीं होता, तो सर्काडियन रिदम हमारी गड़बड़, इससे भी दिक्कत होती है। इससे ये बहुत सबसे कॉमन कारण है। खाने में रिफाइन इतना चीज हो गई है कि फाइबर्स ही नहीं होते,
उस कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है, ये बहुत बड़ा कारण है। हम्म, पानी पीते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। यानी ज्यादातर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। तो पाइल्स जैसी बीमारी को अगर आप लाइफस्टाइल कंट्रोल करें तो काफी हद तक आप डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, पानी पीने का भी रोल है इसमें? अच्छा पानी का रोल हाइड्रेशन है रखना जरूरी कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा है। बॉडी को सही हाइड्रेशन रहेगी, सिस्टम सही रहेगा। पानी, सिर्फ पानी, उसमें मिनरल्स इतने सारे होते हैं, तो सही सिस्टम को चलने के लिए सब चीज की जरूरत होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आजकल यंग लोगों में, दिल्ली जैसी जगह में, इस ये जिम जाके जो प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं। कोई भी मेरे पास ओपीडी में घुस के आता है ना, पाइल्स की प्रॉब्लम होती, तुम तो प्रोटीन पाउडर खाते होगे। वो सोचता है मैं कोई जादूगर हूँ। जादूगर नहीं हूँ, कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि फाइबर्स कम है। प्रोटीन पाउडर खा के पेट भर जाता है तो फाइबर्स नहीं जाते, और एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा जो भी ओवर द काउंटर प्रोटीन पाउडर, सब में स्टेरॉइड्स मिला होता है। वो बोलते हैं कि अमेरिका से मंगाते हैं, इंग्लैंड से मंगाते हैं, इधर से मंगाते हैं। जिस पे ड्रग लॉ नहीं चल रहे उसमें क्या है किसी को नहीं पता। आप सोच रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए आप प्रोटीन पाउडर्स खा रहे हैं, आप बल्क बना रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप कितनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे। आप शायद कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं लोग, बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है हम तो हेल्थी होने के लिए खा रहे हैं। हमको सबने बोला हाई प्रोटीन खाओ, हम वही खा रहे हैं। वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे, पर उनको ये नहीं पता कि इंडिया में तो हम बोलते हैं नकली मेडिसिन आ जाती है जी, जबकि उस पे इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जिस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है उसमें क्या होता होगा? ओवर द काउंटर केमिस्ट से, यहाँ तक कि जिम में भी, जिम में जो मिलते हैं प्रोडक्ट्स, अगर सोचो एक एक्स नाम का प्रोडक्ट है, जिम में 10 लोगों ने खाया, उनकी बॉडी अच्छी बन गई, तो 10 लोग और खाएंगे, और वो बॉडी अच्छी प्रोटीन खाने से नहीं बनती, उसमें जो चीज मिली हुई है उससे अच्छी बनती है, और वो नुकसान करती है, जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं। हाँ, हम बोलते हैं प्रोटीन्स खाना है ना, तुम 50 मुर्गे खा लो दिन के, नहीं खा पाओगे, क्योंकि भगवान ने सिस्टम बनाया, नहीं खाने देगा। पर प्रोटीन पाउडर आप 50 मुर्गों जितना दिन में खा सकते हो, तो सिस्टम ही आप गड़बड़ जाता है। बिल्कुल। किडनी स्टोन्स जो हैं डॉक्टर साहब, वो कितने खतरनाक होते हैं? क्या वो भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स जैसे इजी हैं, या वो ज्यादा परेशान करते हैं? नहीं, किडनी स्टोन्स मेरी डायरेक्ट फील्ड नहीं है, यूरोलॉजिस्ट देते हैं, बट किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन जितने ही कॉमन है, वो सिम्टम्स अगर किडनी के अंदर होता है तो अगेन सिम्टम्स गॉल ब्लैडर की तरह ही पता नहीं चलते। अगेन वो जगह पाइप में, यूरेटर में जब आ जाता है तब सिम्टम्स कॉज करते हैं, या जब पहली बार इन्फेक्शन होता है किडनी में तब सिम्टम्स आते हैं। पर किडनी स्टोन में हमें सर्जरी करने की आजकल बहुत कम जरूरत पड़ती है। अच्छा। किडनी स्टोन में जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, लेजर आया है, लिथोट्रिप्सी वगैरह है, जिसमें कि हम उसको बिना सर्जरी के ब्रेक कर सकते हैं, फिर यूरिन के पास पैसेज से निकल जाए, या फिर एक PCNL होता है जिसमें कि हम लोग एक्सरे मशीन की तरह एक यहाँ से स्किन के थ्रू एक छोटा सा होल बना के स्टोन तक पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे वो होल बड़ा करते करते सो जितना होल कर देते हैं उसको निकाल देते हैं। इस तरह की सर्जरीज है। फिर यूरिन के पैसेज के थ्रू जाके किडनी में निकाल देते हैं। तो कट करके सर्जरी तो अब किडनी में स्टोन की या लैप्रोस्कोपिक करके किडनी के स्टोन की जरूरत नहीं पड़ती आज। ज्यादातर सर्जन्स के लिए चीरफाड़ अब पुराने जमाने की बात हो गई। अब पहले चीरफाड़ करनी पड़ती थी एक्सेस के लिए, आपको देखना है अंदर, तो देखने के लिए जब तक आप स्किन खोलोगे नहीं देखोगे कैसे, क्योंकि आप डायरेक्ट विजन में देख सकते हो, टेढ़े देख नहीं सकते आप। अब क्या है कि आपका लैप्रोस्कोप कैमरा आ गया जो कि मुड़ता है, तो वो आपके छोटे से छेद जाके वो सब कुछ दिखाता है, और जहां पर आप ऐसी एरियाज है बॉडी में जहां पर आप देख ही नहीं सकते, उसके ऊपर कुछ ना कुछ है, कैमरा अंदर घुस जाता है वहां पर और सब कुछ दिखाता है, और मैग्नीफाइड दिखाता है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड दिखाता है। तो हम सर्जन की जिंदगी बड़ी अच्छी करी है टेक्नोलॉजी ने। जो सर्जरी हम पहले करने में बड़ी मुश्किल होती थी, बड़ा आसान हो गया क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प किया। जाहिर है, बहुत लोग ये सोचते हैं बियर पीने से स्टोन्स निकल जाती हैं। हाँ, देखिए यूरिन से स्टोन को फ्लश आउट होना होता है किडनी से, तो वो फ्लश आउट करने के लिए यूरिन ज्यादा आए तो हम लोग बोलते हैं लिक्विड ज्यादा लो। अब लोग 2 बोतल पानी पीने या 2 बोतल बियर पी लेते हैं, उनको डबल मजा आता है। क्या पानी? पर ऐसा नहीं है कि बियर से निकल जाता है, यूरिन ज्यादा आने से स्टोन निकलते हैं, और बियर पीने से यूरिन ज्यादा आता है। हाँ, बियर पीने से, क्योंकि आप कभी भी 1 बोतल पानी नहीं पीते ना, आप बैठ के कभी 1 बोतल पानी पियोगे या 2 बोतल पानी पियोगे साथ में, आधे घंटे में 2 बोतल पानी पी लिया जी। बियर तो आप कितनी भी पी सकते हो, तो यूरिन आएगा ना, लिक्विड जाएगा तो यूरिन आएगा। पानी पी के भी वही काम हो सकता है, वही हो सकता है 100%। हम किसी को बियर पीने थोड़ी ना बोलते हैं।
पानी पीने से ज्यादा अच्छा होता है, कम से कम नुकसान नहीं होता। ये आता कहाँ से है कि बियर पीने से ये कौन से डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर्स नहीं है, इंसान है, अपने फायदे की चीज खोज लेते हैं। ओके, आई थिंक हमने कोशिश की है कि आपको स्टोन्स के बारे में बेसिक नॉलेज दें, आपको ये भी बताएं कि हर सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी अब डर की बात नहीं रह गई। पोस्ट ऑपरेटिव केयर लोगों को बहुत डराती है कि अगर हमने सर्जरी कराई, 1 महीना खराब, छुट्टी लेनी पड़ेगी, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा लाइफस्टाइल, वो भी बदलाव आ गए हैं? बहुत ज्यादा, जैसे नॉर्मल जो सर्जरीज हैं उनमें तो जैसे जो कॉमन सर्जरी हो गई, गॉल ब्लैडर स्टोन, हर्निया, अपेंडिक्स, किडनी स्टोन्स। अपेंडिक्स की सर्जरी 2 दिन में पेशेंट घर चला जाता है, 1 दिन में घर चला जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, मतलब जब मैंने पढ़ाई की थी आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, उस समय और आज में तो हॉस्पिटल स्टे 1/6 हो गया है। अच्छा। एक ही बीमारी के लिए अगर एवरेज में अगर वो 5 दिन रहते थे तो 1 दिन रहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं 2 दिन रहते हैं। ओके। ठीक है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, बड़ा सा कट लगा है, कुछ हुआ, ऐसी सर्जरी हुई है, उसमें रहना पड़ता है। पर रूटीन सर्जरी में तो नहीं रहना पड़ता। और आजकल तो डे केयर में गॉल ब्लैडर, हर्निया, पाइल्स के सारे प्रोसीजर्स डे केयर में करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है सुबह करके शाम को घर। जैसे आपने कहा स्टोन के पेशेंट को पता तब चलता है जब उसे पेन होता है या कोई इस तरह का सिम्टम आया, तो जब बहुत पेन है उसमें सर्जरी की जाती है, नहीं की जाती है? ये डॉक्टर है, ये डिसाइड करता है उसके अल्ट्रासाउंड और उसके सिम्टम्स के हिसाब से कि सर्जरी करने का राइट समय कौन सा है। जी। गॉल ब्लैडर स्टोन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है और वो भी पेन, सिर्फ पेन से नहीं पता चलता, हमने और कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, उससे हम जज करते हैं कि ये इन्फेक्शन है या सिर्फ स्टोन का दर्द है बिना इन्फेक्शन के। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो, और वो शुरू के 24 से 48 घंटे या 72 आवर्स में हम ऑपरेट कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको ठीक करते हैं दवाइयों से और फिर 1.5-2 महीने बाद सर्जरी करते हैं। अच्छा, इसीलिए पेन के बावजूद पहले इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए समय लिया जाता है? वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, स्टोन कितना बड़ा है, कहाँ पर है स्टोन, उसके कारण अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग आई है, क्या वेट करना हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं। वेट करने से फायदा ये है कि सर्जरी आसान हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम हो जाएंगे, बट कई बार वेट करने के बाद वो इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है तो और डिफिकल्ट हो जाता है। सो वो क्लिनिकल जजमेंट डॉक्टर लेता है। अच्छा, एक जजमेंट मरीज लेता है, वो ये लेता है छोटा स्टोन है तो अपने आप निकल जाएगा। हाँ, यही हम उसको समझाते हैं। बड़ा है तो सर्जरी कराना। यही हम उसको समझाते हैं, ये छोटा स्टोन किडनी का, छोटा स्टोन गॉल ब्लैडर का सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है पेशेंट के लिए। अपने आप नहीं निकलेगा? अपने आप ना निकले तो अच्छा, निकलेगा तो ही सारी प्रॉब्लम करता है। अच्छा। गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर निकल गया तो वो आके कॉमन बाइल डक्ट में अटक जाता है और वो पैनक्रियाज वाला एरिया होता है और उससे जो डैमेज होता है वो नॉन रिवर्सेबल होता है, रिवर्सेबल होता है। क्योंकि पैनक्रियाज खराब, डायबिटीज उसके कारण हो जाता है और वो सिचुएशन में ना पहुंचे, इसीलिए हम हर किसी को स्टोन देखते ही सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। किन मामलों में स्टोन्स के मरीजों को दवाएं दी जाती हैं कि दवाएं खाओ इससे निकल जाएगा? कि गॉल ब्लैडर स्टोन में किसी को भी नहीं दी जाती, एटलीस्ट मॉडर्न मेडिसिन में किसी को दी जाती है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट मॉडर्न मेडिसिन में किसी को दवाई नहीं दी जाती है। ओके, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन देखा तो उसको निकलवा लेना चाहिए, एक ही लाइन में बात ही है, उसको संभाल के रखने की कोई जरूरत नहीं। किडनी में स्टोन हो तो कई जगह ऐसे होती है किडनी में जहां पर स्टोन हो तो बोलते हैं कोई जरूरत नहीं निकालने, छोड़ दो। हर्निया क्या होता है, क्यों होता है? हर्निया एक जेनरिक टर्म है। कहीं भी बॉडी में कोई मतलब सुपरफिशियल सरफेस में कहीं वीकनेस आ जाए और अंदर रहने वाली चीज वहां से बल्ज करने लग जाए, उसको हर्निया बोलते हैं। मतलब वो हिस्सा फूल जाए। तो सोचो यहाँ पर अगर आपके नाभि के पास में वहां पर आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है वो वीक हो गई, तो अंदर जो इंटेस्टाइन वगैरह है वहां से बाहर की तरफ बल्ज करेगी, तो स्किन में आपको गुब्बारे से या एक थोड़ा सा स्वेलिंग से नजर आएगी, इसको हर्निया कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह में शरीर के होता है। क्यों? जहाँ पर अंडरवियर लाइन होता है, बेल्ट लाइन होता है, वहां पर होता है, वो सबसे कॉमन होता है, उसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। नाभि के आसपास जो होता है उसको हम अम्बलाइकल या पैराअम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है। फीमेल्स में ज्यादा होने का कारण है प्रेगनेंसी के बाद वो मसल्स का वीकनेस होना। कोई भी एक सर्जरी होती है, जब ओपन सर्जरी जब भी होती है तो उसमें जो हम लोग रिपेयर करते हैं वो भगवान के बनाए जैसा रिपेयर नहीं होता, उसमें वो वीकनेस रह जाती है, तो वहां पर हर्निया बनने के चांसेस बहुत है। उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं जी। जो अंडरवियर लाइन में होता है उसको इंग्वाइनल, वो सबसे कॉमन हर्निया है मेल्स के लिए। क्यों होता है? 70% ऑफ द हर्नियाज वो मेल्स में वही होते हैं। उसका भी कोई रीजन है? वो एक पॉइंट है जो हमारे शरीर में वीक पॉइंट है,
ओके। वो एक ऐसी जगह है जहाँ से कुछ नर्व्स, कुछ आर्टरीज, वेन्स हमारे पेट के अंदर से टेस्टिस तक जाती है। तो वो जो होल है जिसके थ्रू ये सब जाती है, वो होल बड़ा हो जाता है। तो इनके साथ साथ वो इंटेस्टाइन भी वहां से जाने लगता है। उसकी सर्जरी भी अब आसान है? वो भी अब सर्जरी लैप्रोस्कोपिक होती है, ओपन होती है। उस सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कोई ड्रामेटिकली चेंज आ गया हो ऐसा नहीं है, ऐसा गॉल ब्लैडर में हुआ है। बट हाँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से डिस्कम्फर्ट पोस्ट ऑप काफी कम हो जाता है। ओके। बट उसमें अभी भी ओपन सर्जरी बहुत कॉमनली होती है। और हर्निया में भी सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन? हाँ, हर्निया ऐसी बीमारी है, इंग्वाइनल हर्निया बहुत कॉमन होता है यंग बच्चों में। अच्छा। एट द टाइम ऑफ बर्थ भी डायग्नोसिस होता है। तो हम उनको उसी समय एक दिन का बच्चे का, एक साल के बच्चे का, एक महीने बच्चे की सर्जरी होती है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। तो बाद में जाके गड़बड़ करके फिर सर्जरी करे, नुकसान होने का, उस समय सर्जरी की जाती है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज आज भी सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी अब डर का विषय नहीं है। स्टोन्स को पालने का कोई मतलब नहीं है और कोई फायदा नहीं है। बियर पीने से कोई फायदा नहीं होता। हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं जो आपके डर को कम करेंगी और अगली बार आप राहत की सांस लेकर एक सर्जन की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखेंगे। हालांकि कोशिश ये कीजिए कि आपको सर्जरीज की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए सेहतमंद लाइफस्टाइल ही इकलौता विकल्प है। एक्सरसाइज कीजिए, ताज़ा खाना खाइए, फिर भी ज़रूरत पड़ जाए तो सर्जन के पास जाने से डरिए नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार आपके पास पेशेंट हंसते हुए आएगा। बिल्कुल, हंसते हुए आए नहीं, हंसते हुए जाए और हंसते हुए जाए। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी की परेशानियों का सामना कीजिए। आधी समस्याएं वैसे ही कम हो जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष। आपने बहुत सारे मिथ्स क्लियर किए हैं आज लोगों के। बिल्कुल, हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।